हेलो स्टूडेंट्स, हम आगे पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। पीछे हमने पढ़ा था इम्यूनिटी की दो टाइप होती हैं, इनेट एंड एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड को हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पांस उसका समझ लिया था। आज हम देखेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी लिम्फोसाइट जनरेट करती हैं। और लिम्फोसाइट हमारे पास दो तरह की हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो रिस्पॉन्सिबल हैं सेलुलर इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए। हम इन दो इम्यूनिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेलुलर इम्यूनिटी। दोनों बात एक ही है। तो जैसे कि हमने कहा कि ये जनरेट होती है किससे, टी लिम्फोसाइट से। ये वो इम्यूनिटी है जो डेवलप की जाती है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स से। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स यानी कि इम्यूनिटी पैथोजन के अगेंस्ट जो हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी। किसके जरिए होगा? सेल्स के जरिए होगा। ठीक। अब ये सेल्स कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारे पास है टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होगी। ठीक। तो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए हमारे पास सेल्स हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कह रहे हैं। ठीक। अब ये किसके अगेंस्ट हमें डिफेंस प्रोवाइड करेगी? तो हमारे पास है वायरसेस, फंजाई और बैक्टीरिया लाइक ट्यूबरकल बैसिलस। तो ये इन पैथोजेनिक एजेंट्स के अगेंस्ट हमें सेफ्टी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक। इसके अलावा ये डिलेड एलर्जिक रिएक्शंस देते हैं और रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यू में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो आप यहाँ पर आगे डिटेल में हम देखेंगे रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यू, मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका लिवर फेल हो चुका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका लिवर जो है ये हमने दिखाया है, जो थोड़ा सा ब्लड दिखाया है ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि ये फेलियर है, लिवर फेल हो चुका है यहाँ पर। ठीक। अब जब किसी पर्सन का कोई ऑर्गन फेलियर की तरफ जाता है तो यहाँ पर जरूरत होती है एक डोनर की जो इसे ग्राफ्ट प्रोवाइड कर सके। ठीक। ग्राफ्ट किसे कहते हैं? कोई भी ऑर्गन का पर्टिकुलर पार्ट या कोई ऑर्गन कंप्लीटली ग्राफ्ट कहलाता है जो डोनर से आता है। अब ये डोनर कोई भी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई प्राइमेट हो सकता है या फिर कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है। यानी हमें एक जरूरत है किसकी? डोनर की। ऐसा डोनर जिसका ब्लड और टिश्यू मैच करता हो इस पर्टिकुलर पर्सन से। ठीक। यानी कि दो इंपॉर्टेंट चीज आपको मैच करनी है, एक ब्लड मैचिंग और दूसरा टिश्यू मैचिंग। ठीक। तो इत्तेफाक से एक पर्सन ऐसा मिल भी जाता है जिसका ब्लड और टिश्यू मैच हो रहा है इस पर्सन के साथ और ये रेडी है अपना लिवर इसे डोनेट करने के लिए। तो लिवर पूरा डोनेट नहीं होता, इसका कुछ पार्ट भी अगर डोनेट कर दें तो वो रीजनरेट कर जाता है। तो यहाँ पर ये ग्राफ्ट इस पर्सन को दे दिया गया। ठीक। अब हमारी बॉडी के पास कैपेसिटी है कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट कर सकती है। किसमें? सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट कर सकती है कि इसका अपना खुद का सेल या टिश्यू है कि नहीं है ना? ये डिफरेंशिएट कर पाती है तभी तो हमें पैथोजन से बचा पाती है। राइट। कि जब भी कोई बाहर से पैथोजन आता है तो इसे ये नॉन सेल्फ समझ के किल कर देती है। यही करती है हमारी इम्यूनिटी। से ग्राफ्ट आया है, भले ही इसका ब्लड मैच हो, टिश्यू मैच हो, लेकिन डीएनए में कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे ही। तो ये हमारे सेल जो हैं इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ये इसे क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। ये जो लिवर का आपने बाहर से ग्राफ्ट लिया है इसे ये रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसी को क्या कह रहे हैं? रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यू कह रहे हैं। ये जो रिजेक्शन है ये कौन जनरेट करता है? सेल मीडिएटेड रिस्पांस जनरेट करता है। सेल मीडिएटेड रिस्पांस जो अभी हमने बात की कौन कौन है? टी सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं एंड नेचुरल किलर सेल्स हैं। ठीक। तो अब ये पर्सन जिसका इम्यूनिटी सिस्टम इसे अब बाहर से ग्राफ्ट को लेने नहीं दे रहा, तो अब ये पर्सन क्या करेगा? लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसर लेगा। क्या लेगा? इम्यूनोसप्रेसर।
यानी कि ऐसी ड्रग्स, ऐसी दवाएँ जो इसके इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस करती रहें, डाउन करती रहें। जब इसका इम्यूनिटी सिस्टम सप्रेस रहेगा, तो ये जो बाहर से आने वाला ग्राफ्ट है, इसे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये है आपका ट्रांसप्लांटेड टिश्यू के बारे में। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक? आगे हम बात कर रहे हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी की। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी मीडिएट की जाती है एंटीबॉडीज के द्वारा, ठीक? यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी पर्टिकुलर जो प्रोवाइड होती है, जिस फॉर्म में प्रोवाइड होती है, वो है एंटीबॉडी। अब ये जो एंटीबॉडी हैं, ये सिक्रीट होती हैं ब्लड में और लिम्फ में, और इन्हें सिक्रीट करता कौन है? बी लिम्फोसाइट। यानी एंटीबॉडीज कौन बना रहा है? बी लिम्फोसाइट बना रहा है। बी लिम्फोसाइट सेल्स क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं, और इन एंटीबॉडीज को ट्रांसफर कर देते हैं ब्लड और लिम्फ में, ठीक? अब ये जो ब्लड और लिम्फ हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये बॉडी फ्लूइड है, राइट? क्या है ये? बॉडी फ्लूइड। और इस बॉडी फ्लूइड को लैटिन में ह्यूमरस या फिर ह्यूमर कहा जाता है, ठीक? अब क्योंकि ये एंटीबॉडी हमें कहाँ से मिल रही है? ह्यूमर से मिल रही है। तो इसलिए हम इस इम्यूनिटी को क्या कह देते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी कह देते हैं। ठीक कह रहे हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी कह रहे हैं। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ऑल द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक? तो बी लिम्फोसाइट जनरेट करती हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, और ये ह्यूमरल इम्यूनिटी में बन क्या रहा है? एंटीबॉडीज बन रही हैं। एंटीबॉडीज से हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। और ये एंटीबॉडीज कहाँ ट्रांसफर कर दी जाती हैं? ब्लड में ट्रांसफर कर दी जाती हैं, लिम्फ में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। ठीक है, इतनी बात। आगे यहाँ पे हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी है क्या? एंटीबॉडी का दूसरा नाम हमने क्या बताया? इम्यूनोग्लोबिन, है ना? क्या बताया? इम्यूनोग्लोबिन, या फिर शॉर्ट में क्या कहते हैं? आईजी या एंटीबॉडी, राइट? तो ये जो ग्लोबिन वर्ड है, जब भी आप ग्लोबिन वर्ड देखें तो समझ जाइए कि प्रोटीन की बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? प्रोटीन के बारे में बात हो रही है। यानी कि एंटीबॉडीज किसकी बनी है? प्रोटीन की बनी है। और प्रोटीन किसका बना होता है? अमाइनो एसिड का बना होता है, ठीक? तो 4 चेन है जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन कह रहे हैं, ठीक? 4 कैसे हैं? एक चेन ये है, दूसरी ये है, और तीसरी ये लॉन्ग चेन पूरी नीचे तक, और ये चौथी चेन। तो यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन है, यानी कि ये प्रोटीन की बनी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 2 चेन है यहाँ पर, ये एक पूरी चेन और ये दूसरी चेन, इसे हम कहते हैं, ये है शॉर्ट चेन। कैसी चेन्स? शॉर्ट चेन, या जिसे हम क्या कहते हैं? लाइट चेन कहते हैं। कितनी है नंबर में? 2 है। फिर वहीं पे आप ये ब्लू वाली देख रहे हैं, कैसी है? लॉन्ग चेन है, ठीक? और इन्हें हम क्या कहते हैं? हैवी चेन भी कहते हैं। ये भी नंबर में कितनी है? 2 है। तो इसे डिनोट करते हैं फॉर्मूला H2L2। ये एंटीबॉडी का फॉर्मूला है, ठीक? इतनी बात समझ में आई हमें? तो हमने कहा कि ये प्रोटीन की बनी है, और प्रोटीन किसके बने हैं? अमाइनो एसिड के बने हैं। तो ये जो शॉर्ट चेन है, यहाँ पर टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं 220। कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 220 अमाइनो एसिड्स हैं। और ये जो लॉन्ग चेन है, यहाँ पर है 420 अमाइनो एसिड्स, ठीक? इतनी बात हमें समझ में आई? इसके बाद ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स हैं, जिसे हम लाइट एंड हैवी चेन कह रहे हैं, इन्हें बीच में हेल्ड कर रखा है, इन्हें एक दूसरे से जोड़ रखा है डाइसल्फाइड बॉन्ड ने। देखेंगे कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर 2 लाइट और 2 हैवी चेन है, ये 2 लाइट और 2 हैवी चेन, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक?
तो जहाँ पर ये 2 लाइट और हेवी चेन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये दोनों मिलके एक आर्म बनाती हैं, ठीक? क्या बना रही हैं? 1 आर्म। और ये जो नीचे वाला पार्ट है हेवी चेन का इतना पूरा, ये बनाता है दूसरा आर्म। इन दोनों आर्म्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ बीच में, ये देख रहे हैं आप? ये बीच में है हिंज। ये बीच में क्या कहलाता है? हिंज कहलाता है। अब आगे, हमारे पास हर एक चेन में एंटीबॉडी के 2 रीजन होते हैं। एक है कांस्टेंट रीजन और दूसरा है वेरिएबल रीजन, ठीक? तो ये जो 2 ऊपर वाले आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम वेरिएबल रीजन। ये क्या है? वेरिएबल रीजन्स है। और ये जो नीचे हैं ये क्या है? कांस्टेंट रीजन्स हैं। ये क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट रीजन्स, ठीक? तो यहाँ पे ये वेरिएबल, यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसके 2 रीजन हैं, एक है वेरिएबल और दूसरा रीजन है कांस्टेंट, ठीक? ये लाइट चेन है हमारे पास, लाइट चेन के 2 रीजन हो गए, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। इसी तरह से ये हैवी चेन है, यहाँ पे इसके ये ऊपर वाले दोनों वेरिएबल और बाकी सब क्या है? कांस्टेंट रीजन है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन कहते किसे हैं? सबसे पहले समझते हैं कांस्टेंट रीजन के बारे में। तो कांस्टेंट रीजन में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, कांस्टेंट रीजन में जो अमाइनो एसिड होते हैं, इनका नंबर हमेशा कांस्टेंट यानी कि सेम रहता है हर एंटीबॉडी में, ये चेंज नहीं होता, ठीक? और वेरिएबल रीजन जहाँ पर अमाइनो एसिड्स का नंबर चेंज होता रहता है, यहाँ पर आप ये रीजन देख रहे हैं, बिल्कुल। वेरिएबल रीजन के पास ये जो स्पेस है, इसे कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक? अगर आपसे पूछे कि एंटीबॉडी के कौन से रीजन में एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होता है? वेरिएबल रीजन में होता है और यही इसकी स्पेशलिटी है, ठीक? तो ये था हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। तो हमारे पास 5 तरह की एंटीबॉडी हैं। आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी एंड आईजीएम, और इनके यहाँ पर नाम भी लिखे हैं। आईजीए अल्फा, आईजीडी डेल्टा, आईजीई एप्सिलॉन, आईजीजी गामा, आईजीएम म्यू। अब इनके क्या-क्या स्पेसिफिक फंक्शन है उनको देखते हैं। सबसे पहले आईजीए। आईजीए लोकलाइज्ड डिफेंस के तरह काम करती है। ये प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल सिक्रीशन में। आपकी बॉडी में जो भी सिक्रीशन बाहर की तरफ रिलीज होते हैं, ये उनमें प्रेजेंट होती है, जैसे कि टीयर्स, सलाइवा एंड कोलेस्ट्रम। या कोलेस्ट्रम पे आप स्टार बना लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपका 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि कोलेस्ट्रम यानी कि मदर के ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी होती है? तो आईजीए एंटीबॉडी होती है। कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं? जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के फर्स्ट 3 डेज में, 2 टू 3 डेज में एक येलो कलर का थिक डिस्चार्ज निकलता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। और इस कोलेस्ट्रम में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन होता है क्या? आईजीए। ये फीटस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है आईजीडी यानी कि डेल्टा इम्यूनोग्लोबिन। डेल्टा इम्यूनोग्लोबिन रिकॉग्निशन करती हैं एंटीजन के लिए बाय बी लिम्फोसाइट, ठीक? ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। एंटीजन के लिए स्पेसिफिक क्या है? आईजीडी। आईजीई, यहाँ पर आपकी बुक में आईजीई को लेकर क्वेश्चंस हैं और फिर आगे डिस्क्रिप्शन भी है। आईजीई एंटीबॉडीज एलर्जिक रिएक्शन के लिए इन रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी किसी को एलर्जी होती है और वो अपना एलर्जिक रिएक्शन टेस्ट करवाता है, तो उसकी बॉडी में आईजीई जो है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई होती हैं,
फिर है आईजीजी। आईजीजी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए होता है, ठीक? और इसी तरह आईजीएम भी किसके लिए है? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए है। यहाँ पर आप 2 एंटीबॉडी ज़रूर याद कर लीजिएगा, आईजीए जो कि कोलोस्ट्रम के लिए इम्पोर्टेंट है, कोलोस्ट्रम में होती है, और दूसरी आईजीई जो कि एलर्जिक रिएक्शन में होती है। ठीक? इतनी हमें बात समझ में आ गई, हमने डिफरेंशिएट कर लिया बिटवीन सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड।